In today's lecture, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी उसे कहते हैं जो कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है करंट प्राइस पे, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई को इंक्लूड करके गुड्स एंड सर्विस के टोटल वैल्यू को क्या करता है? मेजर्स करता है। किसके किस प्राइस पे? करंट प्राइस पे। मीन्स इसका हम लोग अगर डेफिनेशन लिखें, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट प्राइस। इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। मीन्स महंगाई के साथ साथ। मीन्स क्या हो गया? मीन्स नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू करंट ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर प्राइस। कहने का मतलब है कि करंट ईयर में ही जो क्वांटिटी बना है, मीन्स इसी साल में जो क्वांटिटी बना है और इसी साल का प्राइस, इसी साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है और इसी साल का प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हम लोग देखें अभी के टाइम पे, करंट मार्केट प्राइस पे कब का? 23-24 का अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा? 295.35 लाख करोड़। ये क्या है? ये है नॉमिनल जीडीपी अभी के मार्केट प्राइस पे। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है? ये नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि अभी हमने अगर कोई सा भी गुड्स और सर्विसेज, मान लिया जाए एक पेन है, इसका वैल्यू है अभी 100 रुपये के बेसिस पे। ठीक है, इसका वैल्यू अगर अभी 100 रुपये के बेसिस पे है और ये हमने 10 बनाया, ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी हो गया, ये करंट ईयर प्राइस हो गया। ये रुपया में देख लें, ये करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1000। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? नॉमिनल जीडीपी। मीन्स अभी का ही वैल्यू और अभी का ही क्वांटिटी, अभी का ही प्राइस और अभी का क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी अभी 22-23 के सेशन में कितना है? नॉमिनल जीडीपी 22-23 के सेशन में कितना है? 295.35 लाख करोड़। ये नॉमिनल जीडीपी है। अब रियल जीडीपी में आते हैं।
अब हम लोग आते हैं रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी, अब रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी क्या है? ये इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करता है। मेजरिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बेस ईयर प्राइसेस, ये क्या करता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बेस ईयर को मेजर करते हैं। मेजरिंग द वैल्यू एट बेस ईयर प्राइसेस। मीन्स ये बोल रहा है बेस ईयर प्राइसेस, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें बेस ईयर, जिस ईयर को हमने बेस माना है, बेस ईयर माना है, जैसे अभी तक हमने किसको बेस ईयर मान रखा है? अभी तक हमने 11/12 को बेस ईयर मान रखा है। अभी तक हमने बेस ईयर किसको मान रखा है? बेस ईयर मान रखा है 2011 और 2011 एंड 2012 को हमने क्या मान रखा है? बेस ईयर मान रखा है। और रियल जीडीपी अगर बेस ईयर के आधार पे हम लोग देखेंगे, रियल जीडीपी अगर हम लोग बेस ईयर के आधार पे देखेंगे, बेस ईयर के आधार पे, तो कितना होगा रियल जीडीपी बेस ईयर के आधार पे? 23-24 में कितना हो जाएगा? 173.81 लाख करोड़। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जीडीपी 23-24 का ही देख रहे हैं, रियल भी, और हम लोग जीडीपी 23-24 का देख रहे हैं, नॉमिनल भी। कहने का मतलब है, अगर हम लोग एग्जांपल में लें, जो पेन हमने 100 रुपये का ले रखा था, वही पेन 11/12 में कितने का होगा? जो पेन हमने 100 रुपये का ले रखा था, मान लीजिए एक पेन लिया, कितने का? 2023 में। अभी हमने करंट ईयर प्राइस क्या है उस पेन का? 100 रुपये। तो 11/12 में कितना होगा? 11/12 में उस पेन का मान लिया जाए वैल्यू क्या होगा? 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये वैल्यू, और हमने क्या किया? इसको 10 पेन को प्रोड्यूस किया, 10 पेन बनाया। ठीक है, अब हम लोग नॉमिनल रियल जीडीपी में क्या देखेंगे? रियल जीडीपी में देखेंगे क्या? करेंट ईयर का क्वांटिटी, करेंट ईयर क्वांटिटी इनटू बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर का प्राइस, मान लिया जाए हमने 10 पेन बनाया। कब? ये 10 पेन बनाया 2023 और 24 में। लेकिन अगर हम लोग इसका रियल जीडीपी निकालेंगे, तो इस साल का क्वांटिटी, मतलब 10 पेन कब बनाया हमने? इस साल में बनाया। और बेस ईयर का प्राइस कितना है? 50 रुपये बेस ईयर का प्राइस। तो करेंट ईयर क्वांटिटी 10 इंटू बेस ईयर प्राइस 50, मीन्स ये कितना हो गया? 500। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका रियल जीडीपी। ये क्या हो गया आपका? रियल जीडीपी। इसीलिए हमारा जीडीपी क्या हुआ है यहाँ करेंट ईयर में नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी है 295.35 लाख करोड़। और यहाँ पर रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी हमारा कितना है? 173.81 लाख करोड़। ये हो गया आपका रियल जीडीपी। ठीक है, अब रियल जीडीपी क्या करता है? रियल जीडीपी क्या करता है? दिस प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
ये क्या प्रोवाइड करता है? मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस, बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस। प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा उसको रिमूव कर देता है। मीन्स हो सकता है महंगाई बढ़ा हो या घटा हो, प्राइस चेंज के ऊपर जो भी प्राइस चेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ा उसको रिमूव कर देता है, जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो बात हो गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस ईयर का। किसका बात करेंगे? बेस ईयर का। बेस ईयर में क्या है? बेस ईयर में क्या है? द बेस ईयर इज ए बेंचमार्क ईयर। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर इज ए बेंचमार्क ईयर यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन लाइक रियल जीडीपी। जो कि हम लोग किस में यूज करते हैं? यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन लाइक रियल जीडीपी, लाइक रियल जीडीपी। एक सवाल मन में इसमें ये उठ सकता है कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? हम लोग यहाँ पर बेस ईयर 2011 और 2012 लिए। हम लोग बेस ईयर 13-14 क्यों नहीं लिए? 15-16 क्यों नहीं लिए? 17-18 क्यों नहीं लिए? 19-20 क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, 15-16 में अगर हम लोग देखें इस जगह एक नोट बना करके 11-12 ले लिए। 13-14 में क्या था? डीमोनेटाइजेशन आ गया, फिर जीएसटी आ गया, फिर कोविड आ गया। अभी तक हमारा इकोनॉमी मेनली स्टेबल नहीं है। इसके कारण हमने क्या करा है कि इस बेस ईयर को 2011 और 2012 के अनुसार ही अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जीडीपी को जो भी मेजर कर रहे हैं तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग ही मेजर कर रहे हैं। और बेस ईयर क्या है? एक बेंचमार्क ईयर है, जबकि जिस टाइम की इकोनॉमी क्या था, जिस टाइम पर की इकोनॉमी पूरा स्टेबल था, उस टाइम के ईयर को हमने क्या करा है? बेस ईयर माना है। अब अगर बेस ईयर हमें मानना है, या अगर हमें बेस ईयर का क्या है, रिवीजन क्यों ज़रूरी है, बेस ईयर को क्यों रिवाइज करना चाहिए, या क्यों बेस ईयर को बार बार हमें बदलना चाहिए? बेस ईयर को इसलिए बदलना चाहिए ताकि बेटर पॉलिसी बन सके। ठीक है, इट इज़ मीन टू ट्रैक वेरियस चेंजेज इन द इकोनॉमी स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव और अपडेट माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर दैट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमी परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स डाटा को अपडेट कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बेस ईयर रिवीजन। अब हम लोग देख लेते हैं ये बेस ईयर जो है, इसका रिवीजन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ बेस ईयर रिवीजन। बेस ईयर को रिवाइज करना बार बार क्यों इम्पोर्टेंस है? ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द इकोनॉमी। ये क्या करेगा हमें? पहला पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी स्ट्रक्चरल चेंज आया है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा क्या है? एक्यूरेट एंड अपडेटेड माइक्रो इकोनॉमिक डाटा। ये क्या इंश्योर करेगा? इंश्योर्स एक्यूरेट एंड अपडेटेड
माइक्रो इकोनॉमिक डाटा। क्या इंश्योर करेगा? एक्यूरेट एंड अपडेटेड माइक्रो इकोनॉमिक डाटा। तीसरा नंबर क्या करेगा? इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। ये क्या हेल्प करेगा? हेल्प्स इन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। ठीक है जी। द बेस ईयर मस्ट बी ए नॉर्मल ईयर। अब बेस ईयर का क्या क्राइटेरिया है? बेस ईयर को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? द बेस ईयर मस्ट बी नॉर्मल ईयर। मतलब बेस ईयर क्या होना चाहिए? पहले भी हमने बताया, बेस ईयर मस्ट बी नॉर्मल ईयर। बेस ईयर क्या होना चाहिए? नॉर्मल ईयर होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डिसरप्शन लाइक ग्लोबल क्राइसिस। किससे फ्री होना चाहिए? फ्री फ्रॉम ग्लोबल क्राइसिस। तभी हम लोगों ने 11-12 को क्या मान रखा है? बेस ईयर मान रखा है। अब इंडिया का जो अपकमिंग बेस ईयर रिवीजन है, अब हम लोग देखते हैं इंडियाज अपकमिंग बेस ईयर रिवीजन। हो सकता है, ये श्योर नहीं है। करंट बेस ईयर क्या है हमारा? करंट बेस ईयर क्या है? 2011 और 12। प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर जो प्रपोज्ड कर रखा है, प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर कब कर रखा है? 2022 और 23। क्यों 22-23 को चूज कर रखा है इन्होंने? क्योंकि 22-23 में एक स्टेबल इकोनॉमी आ रखा है, इसलिए हमने 22-23 को क्या कर रखा है? एक न्यू बेस ईयर के लिए प्रपोज कर रखा है। चूजन एज ए स्टेबल पीरियड्स आफ्टर द पेंडेमिक रिकवरी। 22-23 को क्यों बना रखा है हम लोग बेस ईयर? क्योंकि एक स्टेबल पीरियड आफ्टर द पेंडेमिक रिकवरी, ये क्या है? स्टेबल पीरियड है आफ्टर द पेंडेमिक रिकवरी। पेंडेमिक रिकवरी के बाद ये एक स्टेबल पीरियड है। ठीक है। एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट करेंट इकोनॉमिक रियलिटीज इंक्लूडिंग द डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी एंड अपडेटेड प्रोडक्शन मेथड। मतलब इस बेस ईयर में क्या हो सकता है? इस बेस ईयर में हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा है, एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करेगा ये बेस ईयर? करंट इकोनॉमिक रियलिटीज। अभी का क्या? करंट इकोनॉमिक रियलिटीज। करंट इकोनॉमिक रियलिटीज, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी एंड अपडेटेड प्रोडक्शन मेथड एंड अपडेटेड प्रोडक्शन मेथड। ठीक है। अब टाइमलाइन हम लोग अगर देखें, लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फरवरी 26। इसका टाइमलाइन क्या हो सकता है? इसको, इस बेस ईयर को इम्प्लीमेंट करने का टाइमलाइन क्या हो सकता है? likely to be implemented in February 26. It may be implemented
in Feb 2026 as per the recommendation of advisory committee. As per the recommendation of the advisory committee. Advisory committee on national accounts and statistics. On national account and स्टैटिक्स. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको फॉलो करता है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड को फॉर नेशनल अकाउंट एंड इकोनॉमिक डाटा रिपोर्टिंग. किसको रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया follows internationally recognized standard. Internationally recognized standard. Recognized standard for national account and economic data reporting. एंड इकोनॉमिक डाटा रिपोर्टिंग. ठीक है. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट UN IMF किसको किसको ये कर रखा है? UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट पहला नंबर किसको कर रखा है? इसने फॉलो कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट ये किसके लिए? SNA इसको हम लोग बोलते हैं. SNA किसके लिए इसको फॉलो कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? फॉर कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल इकोनॉमिक डाटा कॉम्पिलेशन. फॉर कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल इकोनॉमिक डाटा कॉम्पिलेशन. पहला नंबर तो इसको फॉलो कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. दूसरा नंबर किसको फॉलो कर रखा है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SDDS. इसको क्यों फॉलो कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? क्या इंश्योर करने के लिए? ये क्या इंश्योर करता है? इंश्योर टाइमली, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक डाटा फॉर ग्लोबल कंपैरिजन. ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक डाटा फॉर ग्लोबल कंपैरिजन. दिस फ्रेमवर्क इन्हांस इंडियाज इकोनॉमिक रिपोर्टिंग एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन. ये दोनों जो फ्रेमवर्क है ये दोनों क्या करता है? दिस फ्रेमवर्क इन्हांस
इंडियाज़ इकोनॉमिक रिपोर्टिंग एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडियाज़ इकोनॉमिक रिपोर्टिंग एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है वो? फैक्टर प्राइस, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस। क्या डिस्कस कर लेते हैं हम लोग? फैक्टर प्राइस, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस, बेस प्राइस और क्या कर लेते हैं? मार्केट प्राइस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने क्या करा, एक कंपनी खोला। हमने क्या करा, एक कंपनी खोला। किस चीज़ का? क्लॉथ का। ठीक है, उसमें हमने क्या करा, शर्ट बनाना शुरू किया। शर्ट बनाया हमने क्या क्या मिला करके? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबको मिला करके क्या करा हमने, एक शर्ट बनाया। शर्ट बनाने में हमें टोटल कितना कॉस्ट आया? टोटल कॉस्ट आया 2000। इसमें क्या इंक्लूडिंग है? इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शर्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया 200 का प्लस 200, ये टैक्स लगा दिया प्रोडक्शन टैक्स, कि आप अगर इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये शर्ट हमारा क्या हो गया, 2200 का ये शर्ट हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने क्या करा, रिक्वेस्ट करके क्या करा, हमने उनसे सब्सिडी मांगा। क्या सब्सिडी मांगा? प्रोडक्शन सब्सिडी मांगा। तो उन्होंने क्या करा, 50 रुपये का हमें सब्सिडी दे दिया। ये क्या दिया? प्रोडक्शन सब्सिडी। ₹50 का क्या क्या उन्होंने सब्सिडी दे दिया। तो हमारा कितना टोटल हो गया? 2150 रुपये। अभी ये 2150 रुपये क्या हो गया? प्राइस हो गया उस शर्ट का। अब ये शर्ट जब हम लोग मार्केट में लेकर के आए तो हमें वहाँ पर क्या लगा, प्रोडक्ट टैक्स लगा। किस चीज़ के लिए? मार्केट में बेचने के लिए। जब हम लोग मार्केट में इसको बेचने निकले तो क्या लगा, उसके लिए 215 रुपये लग गए हमारे प्रोडक्ट टैक्स, मार्केट में बेचने के लिए। सेल इन द मार्केट, टू सेल इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने के लिए क्या लग गया हमको? प्रोडक्ट टैक्स लग गया कितना? 215 रुपये। फिर हमने रिक्वेस्ट करके क्या करा, 215 रुपये ये जैसे टैक्स लग गया तो टोटल हमारा कितना, ये शर्ट का प्राइस हो गया 2365 रुपये। अब हमने इसको क्या करा, कुछ रिक्वेस्ट करके हमने कुछ सब्सिडी मांगा। कितना सब्सिडी मांगा? 65 रुपये। ये 65 रुपये क्या सब्सिडी हो गया? ये 65 रुपये क्या सब्सिडी हो गया? ये प्रोडक्ट सब्सिडी हो गया। प्रोडक्ट सब्सिडी हो गया। अब जो ये टोटल शर्ट का कीमत हो गया, कितना हो गया? 2300 रुपये। अब इसी में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। क्या कंपेयर कर लेंगे? ये जो हमारा कॉस्ट हो गया, ये 2000, ये कॉस्ट हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, 2150 ये टैक्स देने के बाद और प्लस प्रोडक्शन टैक्स, प्लस प्रोडक्शन टैक्स और
प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी देने के बाद ये जो 2150 रुपये हो गया, ये हो गया बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस। ठीक है, ये जो हमारा शर्ट बना था ये 2000 का, इसमें क्या था, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड था, प्रॉफिट, कॉस्ट, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस, सब चीज़ मिला करके क्या था हमारा टोटल कितना हो गया था, हमारा टोटल बेसिक प्राइस ये हो गया। अब जब हम लोग मार्केट में बेचने निकले तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट टैक्स लगा और प्रोडक्ट सब्सिडी, ये सब काट उठ करके हमारे पास ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया मार्केट प्राइस। ये क्या हो गया हमारे पास, मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है जी, अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसका हम लोग कुछ नोट्स बना लेते हैं। क्या नोट्स बनाएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में क्या देखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजेज, लेबर का वेजेज हो गया, ज़मीन का रेंट हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया और इंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट हो गया। ये सब मिला करके जो है ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, बेस प्राइस, बेस प्राइस, बेस प्राइस में क्या है, द प्राइस एट विच ए गुड इज सोल्ड टू ए होलसेलर और रिटेलर, द प्राइस एट विच goods are sold to the wholesaler or retailer, to the होलसेलर और रिटेलर। लेकिन क्या एक्सक्लूड करके, क्या एक्सक्लूडिंग करके, एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड सब्सिडी, जहाँ पर हमने क्या करा था, टैक्स और सब्सिडी को एक्सक्लूड करके, रिटेलर एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक है, ये हो गया आपका बेस प्राइस। तीसरा नंबर क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, द फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, मीन्स कंज्यूमर ने कितना प्राइस पेड किया, द फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, इंक्लूडिंग टैक्स एंड एनी एप्लीकेबल सब्सिडीज, किसको इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग टैक्स एंड एनी एप्लीकेबल सब्सिडीज, टैक्स एंड एनी एप्लीकेबल सब्सिडीज। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस जगह, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन इंडिया जीडीपी वाज प्रीवियसली कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, इन इंडिया GDP was previously calculated by factor cost। पहले किससे कैलकुलेट होता था, फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट होता था, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज, क्या एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड सब्सिडीज, सब्सिडीज और टैक्स को एक्सक्लूड करके क्या होता था, पहले फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट करते थे। नाउ अब क्या है, नाउ
It is calculated at market price. It is calculated at market price. At market prices, which include taxes and exclude subsidies. जिसमें कि which includes taxes and exclude subsidies. Providing a more accurate reflection of economic activity. ताकि क्या हो सके, providing a more accurate reflection of economic activity. ताकि क्या हो सके, मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन हो सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. ये है हमारा फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस. थैंक यू सो मच. आगे की चीज़ें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे.